नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल। जी हाँ, स्पेशल इस लिहाज से कि आज फोकस होगा एक पर्टिकुलर मार्केट पे, और वो मार्केट है देश का जाना माना पुणे शहर। जी हाँ, पुणे का जिक्र हम लंबे वक्त से करते आए हैं। देश का एक ऐसा मार्केट जो बड़ा ही स्टेबल तरीके से चलता है। भाव का मामला हो, सप्लाई का मामला हो, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हो, डेवलपर्स हो, सब कुछ बड़ा संतुलन के साथ चलता है और एक बेहतरीन रियल एस्टेट मार्केट के तौर पर इसकी पहचान है। वक्त वक्त पे हम इसकी बात करते रहे, लेकिन हमने देखा कि पैंडेमिक के दौरान पूरे देश का रियल एस्टेट मार्केट अपनी जगह से थोड़ा हिला। उसने कई दौर देखे। एक वक्त ऐसा आया जब रियल एस्टेट को एक बड़ा बूस्ट भी मिला थ्रू द पैंडेमिक। हमने देखा कि जो पिछला साल था उसका जो एक क्वार्टर था वहां पर बहुत अच्छे सेल्स आए, बहुत डिमांड बढ़ी। लेकिन उसके बाद जब हम सेकेंड वेव से गुजरे तो रियल एस्टेट उतना ही ज्यादा हिट भी हुआ। तो इन सबके बीच पुणे का रियल एस्टेट मार्केट कहां खड़ा है, इसकी आज बात होगी। और इसको बात करने के लिए खास मौका भी है, क्योंकि पुणे के ऊपर एक रियल एस्टेट रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट कोई और नहीं बल्कि पुणे के जाने माने डेवलपर्स, गेरा डेवलपर्स की तरफ से आई है। और लगातार पिछले कई सालों से हम इस रिपोर्ट का जिक्र करते आए हैं, आपके साथ डिस्कस करते आए हैं। तो आज भी ऐसा करेंगे। खास इसलिए होगी क्योंकि एक नए डायमेंशन को हमें देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए, और साथ में बाकी के रियल एस्टेट पे तो बात करेंगे ही करेंगे, पुणे लेकिन पिन पॉइंट होगा। तो शुरुआत करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। खुद गेरा डेवलपर्स से मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गेरा साहब आए, और इनफैक्ट उन्हीं का पूरा इनपुट रहता है इस रिपोर्ट के अंदर। तो वेलकम सर, प्रॉपर्टी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हैं पंकज कपूर साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लाइसेंस फोरास के, देश की जानी मानी प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म। तो आइए, बड़ा मजा आने वाला है आज की इस बातचीत में। बढ़िया से डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट्स की बारीकियों को समझेंगे और उसके जरिए जानेंगे कि पुणे का रियल एस्टेट मार्केट कैसा कर रहा है, ओवरऑल महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, और वहीं से फिर एक देश की पिक्चर बनाने की कोशिश होगी। तो रोहित सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसा आपने बातचीत में हमें पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने बताया कि ड्यूरिंग पैंडेमिक ये आपकी ऑलमोस्ट तीसरी रिपोर्ट है। तो मैं सबसे पहले यही समझना चाहूंगा कि ये जो पैंडेमिक के करीब 15 से 16 महीने गुजरे हैं, इसमें अगर हम पुणे के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो वो किन बदलावों से गुजरा है? विपिन जी, देखिए, गए 15-18 महीने में जो नए प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं। तो और ये इट्स वेरी क्लियर, ये जो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक जो अनसर्टेनिटी है डेवलपर्स के लिए कि सेल्स होगा नहीं होगा, लेबर होंगे नहीं होंगे, प्रोग्रेस कैसे होगा, हमारे तो ओवरहेड्स तो जारी है, चालू है। तो ऑन दैट बेसिस मोस्ट डेवलपर्स उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स कम कर दिए हैं। तो ये तो एक दिस इज वन वेरी क्लियर ट्रेंड कि जो टोटल सप्लाई है वो बहुत कम हो चुका है। तो दैट इज वन पॉइंट। दूसरा, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो सेल्स थे, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो उन्होंने स्टैंप ड्यूटी का वेवर दिया, उसके और उसके ही दौरान जब हम फर्स्ट वेव से निकल रहे थे तो मूड और पॉजिटिविटी बहुत था। तो सेल्स हुए, डेवलपर्स हैव डन वेल, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बहुत बढ़ चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली जो सेकेंड वेव आया, फिर से उसमें पूरा जब जो सेंटिमेंट है वो सब कम हो गया है, एंड देन वी आर अगेन बैक इनटू अ सॉर्ट ऑफ अ लो फेज राइट नाउ। राइट। तो एक इम्पैक्ट देखने को मिला कि पहले वेव में अच्छे सेल्स आए, वहां गवर्नमेंट के इंसेंटिव भी काम कर रहे थे, वहां पर शायद एक ये अवधारणा भी काम कर रही थी जो आगे चल के इस रिपोर्ट में आई भी है। वो भी हम गेरा साहब से बात करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि जो नए लॉन्चेस है वो थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में ज्यादा बढ़े हैं, और जबकि हम देख रहे हैं जो बजट सेगमेंट जो सबसे हिट सेगमेंट होता है वहां पर वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है लोगों के प्रेफरेंस बदले हैं, लोगों की सोच बदली है? और जैसा उन्होंने कहा कि एक समय बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही हम सेकंड वेव में एंटर किए हैं वहां पे सेंटिमेंट भी खराब हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी छूट वगैरह थी वो भी अब मौजूद नहीं है, और उसका नतीजा ये है कि सेल्स काफी डाउन हो गए हैं, सप्लाई भी काफी डाउन है। पंकज जी, आप चूंकि आपकी रिपोर्ट में भी जो एक 8 शहरों के ऊपर होती है, पुणे पे बड़ा फोकस होता है, आप पुणे को पिछले 16-18 महीने में आपका नजरिया क्या बनता है? देखिए, पुणे मार्केट जैसे फर्स्ट वेव के बाद जब रिवाइवल हुआ मार्केट का, ओपन हुआ और स्टैंप ड्यूटी का जब रिडक्शन था, तो पुणे एक्चुअली एक मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केट की तरह इमर्ज होके आया। अगर हमारे फोर्थ क्वार्टर का डेटा भी देखें तो हमने करीब 13,000 यूनिट की सेल की थी। वो हिस्टोरिकली प्रॉब्ली आफ्टर 2012 के बाद का ये एक फेज था। इस तरीके की सेल्स हमको दिखाई दी थी, जहां YOY और Q1Q दोनों लेवल के ऊपर 30% और
24% की ग्रोथ होती हुई दिखाई दी थी। और ये कारण ये था क्योंकि ज्यादातर जो सप्लाई थी वो अफोर्डेबल, पूना एक काफी अफोर्डेबल मार्केट है, ज्यादातर 5-5.5 हजार रुपए, या कुछ एक ही मार्केट है जहाँ पे 10,000 के ऊपर के भाव हैं, बट ज्यादातर शहर जो है उसका जो प्राइस है वो 4-4.5 और 5-5.5 हजार रुपए के भाव पे होते हैं। तो अच्छा ट्रैक्शन आपको दिख रहा था। लेकिन मैं एक तरीके से डिसएग्री करूंगा कि जब हम बात करने लगते हैं कि न्यू लॉन्चेस कम हुए, इसके लिए हमारी सप्लाई कम हो गई, पूना आज भी 3rd लार्जेस्ट इन्वेंट्री लेके बैठा है। आज भी 1,39,000 यूनिट की इन्वेंट्री है। अगर हम 12,500 और 13,000 यूनिट का क्वार्टरली सेल्स अगर हम पहुंचते हैं, उसके अगेंस्ट में अगर हम ये इन्वेंट्री देखते हैं तो ये अभी भी बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये है कि इन्वेंट्री आज 32 मंथ पे हो गई, जो पहले 43 मंथ थी। लेकिन जब सेकेंड वेव का स्लो डाउन हुआ है तो उसके हिसाब से फिर ये इन्वेंट्री थोड़ी ज्यादा ही बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि क्या है कि इन्वेंट्री का जो इन्वेंट्री मंथ है वो आपकी एवरेज मंथली सेल से अनसोल्ड स्टॉक को एवरेज मंथली सेल से डिवाइड करके देखते हैं। तो हमारी अगर सेल्स डाउन होती है तो उसके हिसाब से ये इन्वेंट्री भी काफी है। तो और मैं थोड़ा सा कॉशियस बोलना चाहूंगा कि अगर कुछ एक बिल्डर्स ये सोच के बैठे हैं कि प्रीमियम सेगमेंट में तेजी आ गई है और वो अच्छा करेगा, दे मे बी सम पॉकेट्स जहां पे थोड़ी बहुत इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुई और प्रीमियम सेगमेंट में तेजी इसके लिए आई थी क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन हुआ था, अब वो चला गया है। तो अगर एकदम से भाव में बह करके और ज्यादा लॉन्चेस प्रीमियम में होते हैं तो वो फिर शायद एक जी राइट। तो पंकज साहब कह रहे हैं कि इन्वेंट्री का एक थोड़ा आउटलुक अलग है। हालांकि रिपोर्ट गैरा साहब की कहती कि 9 ईयर लो पर है और वहां पर जो सप्लाई है वो बजट सेगमेंट में कम है और प्रीमियम सेगमेंट में अचानक से बढ़ी है। तो गैरा साहब, आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? क्या लोगों का प्रेफरेंस प्रीमियम की तरफ बढ़ गया है, या मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि ड्यूरिंग द कोविड लोगों के घर खरीदने के नजरिए में कुछ अंतर आया है? पहले तो पंकज जी का रिपोर्ट और हमारा रिपोर्ट में हमेशा बहुत अंतर रहता है। पंकज जी का आउटलुक जो है ही इज मोस्टली बेरिश, वी आर ऑन द ग्राउंड। तो गए जो ये जो इन्वेंट्री का जो इंट्रोड्यूस हुआ है दैट हैज सर्टेनली गॉन डाउन। प्रीमियम सेगमेंट में ज्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आप अफोर्डेबिलिटी देखेंगे, गए 6-7 साल में घर के दाम जो है लगातार 4 साल में ज्यादातर वो कम हो चुके हैं। सो हाउस प्राइसेस हैव कम डाउन। हर एक का थोड़ा बहुत तो अफोर्डेबिलिटी में, सैलरी में कुछ ना कुछ बढ़त हो चुकी है 5 साल में। इंटरेस्ट रेट्स 9.5% से आज 7.5% पे है। तो अगर आप ओवरऑल कि एक जिसका जो भी सैलरी हो और अगर आप वो घर खरीदने जाते हैं तो टुडे दे कैन अफोर्ड मच मोर देन दे कुड अफोर्ड 5 और 8 years ago। तो ये अफोर्डेबिलिटी के वजह से डेवलपर्स हैव आल्सो अंडरस्टूड और कंज्यूमर्स का जो एबिलिटी टू परचेस है वो बढ़ चुका है। तो वो बड़े घर खरीद रहे हैं। और ये कोविड के वजह से जो छोटे घर में थे, वर्क फ्रॉम होम चालू है, घर में बच्चे हैं, उनके इन-लॉज रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, तो उसकी वजह से people are looking at slightly larger sizes, people are looking at better homes, और affordability के वजह से they can actually afford to buy those homes। तो ये जो प्रीमियम में जो ज्यादा साइज के जो होम्स बाहर आ रहे हैं, जो मार्केट में आ रहे हैं, it is for those reasons। ठीक है, मैं लगे हाथ तो एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं रोहित सर, और वो ये है कि हमने देखा कि पिछले, जैसे पंकज जी ने भी बताया कि पिछले साल का एक पर्टिकुलर क्वार्टर, वहां पर हमने हिस्टोरिक सेल देखे, और अभी आप भी बता रहे हैं, क्रेडाई की भी रिपोर्ट आई कि सेल्स ऑलमोस्ट बहुत हिस्टोरिक लो पे चले गए हैं। तो क्या जो चीज मूव कर रही थी, या तो पेंटअप डिमांड इकट्ठी हो गई थी तो लोगों ने खरीदा, या फिर गवर्नमेंट में जो इंसेंटिव दिए थे उसने इतना बड़ा ड्राइव क्रिएट किया कि लोगों ने खरीदा, अब जो इंसेंटिव बाहर चले गए हैं तो लोग भी गायब हो गए हैं, या कोई और रीजन आप देखते हैं कि पहली वेव में फिर भी इतना इंपैक्ट नहीं आया था, लेकिन दूसरी वेव ने जिस तरीके से हिट किया तो लोग बहुत ज्यादा कॉशियस हो गए हैं और अभी वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, चाहे रहने के पर्पज से हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो, नहीं करना चाहते हैं। ये चेंज के पीछे का कारण आपको क्या लगता है?
जो पहले वेव में जो हुआ, देयर इज अ पेंट अप डिमांड, ये तो है ही है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने 4% स्टैंप ड्यूटी में जो उन्होंने टाइम बाउंड इंसेंटिव दिया लोगों को, तो जो फेंस सिटर्स थे, जो खरीदने की सोच रहे थे, दे केम इनटू द मार्केट। अब उसके वजह से मोमेंटम बढ़ता है, तो जो उसका जो माहौल क्रिएट होता है, जो मूड क्रिएट होता है, वो पॉजिटिव हो चुका था। और अगर आप देखें तो सेल्स जैन फेब मार्च क्वार्टर में भी इतना कम नहीं हुआ, इवन दो उनका जो स्टैंप ड्यूटी का बेनिफिट आधे से कम हो गया बेस्ड ऑन देयर प्रमोशन जो उन्होंने किया था। अब जब सेकेंड वेव आया, तो और सेकेंड वेव में जो बहुत ही फर्क अंतर था जो पहले वेव से, पहले वेव में लोगों का की नौकरी की दे वर कंसर्न्ड अबाउट जॉब्स, लेकिन सेकेंड वेव में दे वर कंसर्न्ड अबाउट लाइव्स, जो हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन और जो लोग मर रहे थे बड़ी संख्या में, तो दैट वाज द कॉज फॉर पीपल जस्ट टू गो इनटू अ शेल। तो इसमें से निकलने के लिए या तो समय लगेगा, या गवर्नमेंट अगर कुछ फिर से इंसेंटिव ले आएंगे तो लोग बाहर आएंगे। लेकिन देश में, पूना में, इन ऑल एरियाज यहां पेंट अप डिमांड बहुत ही है। तो पंकज जी, अब इसको कैसे समझें कि अब हम देख रहे हैं कि फिर से कोरोना केसेस नीचे जा रहे हैं, काफी हद तक कंट्रोल आ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ वो थर्ड वेव का कंसर्न भी है, पर मुझे लगता है इस बार तैयारियां थोड़ी बेहतर होंगी। एंड सेकेंडली, क्या गवर्नमेंट का वो जो एक पुश था वो आउट होने से ये सारा का सारा इंपैक्ट आ गया, मतलब मिल गया, वो भी एक मेजर है। अगर आज की तारीख में अगर वो रिडक्शन फिर से आ जाएगा तो क्या हम उसी तरह के सेल्स देखेंगे, या इस बार डायनामिक्स अलग ही हो गए हैं? देखिए, जो जून मंथ के अंदर हमने जो माहौल देखा वो काफी डिफरेंट है जो आपने शुरुआत में देखा था मई मंथ में, एंड और उससे पहले अप्रैल मंथ में जो स्लो डाउन दिख रहा था। जून मंथ में आते आते हम थोड़ी थोड़ी रिकवरी होते हुए देख रहे हैं। तो मैं ये रोहित साहब से डिसएग्री करूंगा कि मेरा आउटलुक हमेशा बेयरिश रहता है। आज मैं थोड़ा सा बुलिश अप्रोच ये बोल रहा हूँ, और ये डेटा बोल रहा है कि हमको एक मार्केट में रिकवरी होती हुई दिख रही है। इस मार्केट में जो बड़ी कंट्रेरी है, जो रीजन रोहित जी ने दिए उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन जो हम रिसेंट ट्रेंड्स देख रहे हैं वो इतने ज्यादा सबड्यूट नहीं है जो मेरी एंटिसिपेशन थी कि मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी का बेनिफिट भी खत्म हो गया है, पेंट अप डिमांड भी कंज्यूम अप हो गई है, और उसके बाद आपका जो है कोविड का इम्पैक्ट भी इस बार ज्यादा है। मेरे ख्याल से जो हमारे देश के जो खरीदार हैं वो इसको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे आपने मनाली में भीड़ देखी जैसे ही कोविड कम हो गया। तो आई थिंक द रिकवरी मार्केट वापस आना चालू कर दिया है। यहाँ पर जो रिपोर्ट कहती है गैरेट डेवलपर की, वो ये कहती है कि अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो पिछले 12 महीनों में जो प्राइस है करीब 4.25% के आसपास बढ़ा है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वहां पर भी पिछले 6 महीनों में करीब 3% का जंप है। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए गेरा साहब, वो ये रिपोर्ट कह रही है कि वहां पर प्राइस जो है वो करीब 8% नीचे आए हैं। इसे कैसे समझाएंगे आप? इसमें जो नए प्रोजेक्ट जो आते हैं, अगर वो थोड़े बाहर के एरिया में, आउटस्कर्ट्स में अगर आ गए तो वहां आउटस्कर्ट्स का एरिया ऑटोमेटिकली कम होता है। तो दैट इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ अ ड्रॉप इन द मार्केट। जो अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बढ़ा हो रही है, वो अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के नए फेज को देखें तो उसमें से आपको मार्केट का प्राइस का ट्रेंड निकल आता है। इसीलिए हमने इसको इस बार हमने उसको सेग्रीगेट करके दिखाया है कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े कम दाम में बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वहां प्राइस बढ़ चुके हैं। राइट। इसके अलावा क्योंकि आपका होम साइज पे भी आपकी रिपोर्ट कमेंट करती है, अफोर्डेबिलिटी की बात आपने पहले हमसे की कि अब लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका जिक्र रिपोर्ट में भी है। ये घरों के साइज पर भी बात कर रही है, तो उसमें आपका एक ऑब्जर्वेशन क्या रहा है सर? तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन यही है कि गए 3 साल में ईयर ऑन ईयर जो घर के जो एवरेज साइजेस जो लॉन्च हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ
930 स्क्वायर फुट पे एवरेज आ चुका है, जो कम से कम जो 3 साल पहले 800 से थोड़ा कम था। तो देयर हैज बीन अ 12-15% इंक्रीज इन द एवरेज होम साइजेस एज वेल। और ये अफोर्डेबिलिटी के वजह से लोग बड़े घर खरीदना चाहते हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ चुकी है, और उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो आउटकम है, वो डेवलपर्स प्रीमियम हाउसिंग में ज्यादा फोकस कर रहे हैं और होम के साइजेस बढ़ चुके हैं उसके वजह से। राइट पंकज साहब, क्या ये भी एक ट्रेंड आपकी भी पकड़ में आता है कि अब लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक में जो कुछ उन्होंने देखा, और हमने पहले भी इसकी बातचीत की कि शायद थोड़ा मतलब अगर अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ती है, प्राइसेस अगर वही है, तो लोग एक बड़े घर को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन कि वो छोटे घर पे कंप्रोमाइज कर ले। मतलब खींचतान के सही, लेकिन कोशिश उनकी हो रही है कि बड़े घर की तरफ जाएं। से एक ट्रेंड रहा है कि हर आदमी को ज्यादा स्पेस चाहिए, हालांकि उनकी अफोर्डेबिलिटी बताती है कि वो किस घर में, किस साइज के घर में फिट हो सकते हैं। और पेंडेमिक ने सर्टेनली एक तरीके से पुश किया लोगों को, क्योंकि उन्हें स्पेस की रिक्वायरमेंट महसूस हुई, उन्हें घर पे रहना है, घर पे काम करना है, बच्चे वहीं रहते हैं, तो उसको देखते हुए जो है स्पेस की रिक्वायरमेंट है। और एक और चीज है, पेंडेमिक के वक्त पे अगर आप देखिए तो फर्स्ट टाइम होम बायर से ज्यादा लोगों ने जो घर खरीदे वो अपग्रेडेशन डिमांड थी। तो जब भी अपग्रेडेशन डिमांड एक मार्केट को ड्राइव करती है, जहां घर एक पुराना घर बेच करके आदमी बड़ा घर खरीदने की कोशिश करता है, चाहे वो 1 BHK से 2 BHK या 2 BHK से 3 BHK, तो जब इस तरीके का माहौल होता है तो वहाँ स्पेस की रिक्वायरमेंट होती जाएगी। और ये आपको बहुत दिखाई दिया, यही कारण था कि एक तो स्टैंप ड्यूटी का इंसेंटिव प्रीमियम हाउसिंग में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप लाखों में सेविंग करते हैं, करोड़ों में सेविंग करते हैं, तो हमेशा जो है प्रीमियम सेगमेंट, जब भी कोई बड़ा गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आता है वहां पे तेजी आती है। प्लस अपग्रेडेशन डिमांड है, इसके लिए आपको साइज बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट मुझे ये नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आपके प्राइस में स्कोप है इंक्रीज का। हालांकि सारे बिल्डर्स कह रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन जिस तरीके का स्ट्रेस है मार्केट में, क्योंकि अगर आप पिछले साल के हिसाब से 2020 के हिसाब से 2021 का क्यूमुलेटिव मार्केट देख लीजिए, तो ओवरऑल रेवेन्यू जो बिल्डर्स ने कमाया वो 30% कम है। तो प्रोजेक्ट्स के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कैश फ्लो के इश्यूज आ रहे हैं, बैंक का प्रेशर है, उनको वेलोसिटी मेंटेन करनी है। और अगर सेकेंड वेव का इम्पैक्ट वापस आ गया है, तो इसको देखते हुए जो आउटलुक है कि प्राइस ऊपर जा रहे हैं, और जो डेटा दिखा रहा है, डेटा एक्चुअली प्रोजेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि लोअर एंड पे ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए जहां प्राइस कम था, इसके लिए न्यू लॉन्चेस में कमी और ओल्ड सप्लाई में इंक्रीज इसके लिए लिख रहा है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। बट एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर अगर आप देख लीजिए तो बिल्डर को आज डिस्काउंट देना पड़ रहा है टू सेल, एंड ये हम हर जगह देख रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र मुंबई की बात है और पूना की बात है। बिल्डर बात है टू इम्प्रूव देयर सेल्स वेलोसिटी। तो मेरा ये है कि आउटलुक टुवर्ड्स द प्राइस इंक्रीज ये क्वेश्चनेबल है, और अगर वो स्पेकुलेटिव इंक्रीज होती है तो वो शायद ठीक नहीं रहेगी। एक और बात है कि अगर हम 9 साल पहले का अगर हमने सेल्स इस लास्ट क्वार्टर में अटेन किया, तो अगर हम कंपेयर करेंगे 9 साल पहले, तब हमारी 40,000 यूनिट की इन्वेंट्री होती थी, आज इन्वेंट्री 1,40,000 यूनिट है। तो देन 3 गुना इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी है अगर सेल्स उस लेवल पे या उससे ज्यादा भी हो गई। बट ये नहीं दर्शाता है कि आपका डिनोमिनेटर बहुत हैवी हो गया है, तो उसको सस्टेन करने के लिए आपको जी ठीक है। मुझे क्योंकि लगता है कि इन्वेंट्री एक ऐसी चीज है जिस पर हमेशा थोड़ा एक विवाद रहा, या कह लीजिए कि डिसएग्रीमेंट रहा, जहां पर थोड़े विचार अलग अलग जाते हैं एक्सपर्ट्स के और डेवलपर्स के। एनीवे, लेकिन मैं कंक्लूड करने के लिए गैरा साहब आपसे पूछना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि अब आगे बढ़ते हुए देखिए 2 वेव्स हम देख चुके हैं पैंडेमिक की, वैक्सीनेशन ड्राइव अपने फुल फ्लो पर है और तमाम चीजें हो रही हैं। तीसरी लहर की बात जरूर हो रही है, लेकिन मुझे लगता है हमारी तैयारी इस बार पहले से काफी बेहतर होगी, और जो वैक्सीनेशन अब तक हो गया है वो भी हमारे लिए काफी सपोर्ट करेगा। तो यहां से आगे बढ़ते हुए, जैसे पंकज जी ने कुछ देर पहले जिक्र भी किया कि वहां से अब ये पॉजिटिव ट्रेंड ही देख रहे हैं, आपका आउटलुक क्या कहता है कि यहां से आगे बढ़ते हुए अगले 2 क्वार्टर्स में पुणे मार्केट किस तरफ मूव करेगा? देखिए, इसमें जो पंकज जी ने कहा कि जो डेवलपर लोगों की जो मुश्किलें हैं, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन ये पूरे मार्केट और सब डेवलपर्स के लिए ऐसी बात नहीं है। जो एक साल पहले भी लोगों ने कहा था, इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि ये के शेप्ड रिकवरी होगी, और के शेप्ड में जो कोई डेवलपर्स हैं जिनकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, दे विल हैव अ सर्वाइवल रिस्क, और वो देख रहे हैं हम, तो उनके लिए वो नीचे जा रहे हैं। और जो रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं जिनके यहाँ काम शुरू है, जहां जिनका कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है, दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अगर आप एक रिपोर्ट देखने जाएं तो लिस्टेड डेवलपर्स आर लुकिंग एट 2 या 3 गुना अगले 2-3 साल में वो अपना स्केल बढ़ाने की वो डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्लियरली जो आगे देखेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं जिनके पास कैश फ्लोज हैं, जहां काम शुरू है, जहां सेल्स हो रहे हैं, दे विल डेफिनेटली गेट स्ट्रॉन्गर, और जो वीक है वहां मुश्किल होगी। तो सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके जो दर्शक है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहां खरीदें, जहां काम शुरू है, जहां सेल्स ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो चुके हैं, जहां डेवलपर का रेप्यूटेशन है, वहीं खरीदें। नहीं तो जाके अगर कुछ रेडी इन्वेंट्री या रीसेल में खरीदें, दैट इज प्रोबेबली बेटर। बट आवर बिलीफ इज जो स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स है उनके देयर आर वेरी वेरी पॉजिटिव डेज अहेड, और जो वीक है उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ा डाइवर्जेंस आगे दिखने को ये थोड़ा बढ़ जाएगा, डाइवर्जेंस जो है। राइट चलिए, तो बहुत ही मुझे लगता है बढ़िया डिस्कशन, और यही मजेदार होता है जब गेरा साहब आते हैं और पंकज जी भी हमारे साथ में होते हैं, तो एक बड़ा, जिसे मैं कहूं, ऑनेस्ट डिस्कशन यहाँ पे होता है। दोनों अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, दोनों सांख्यिकी यानी कि आंकड़ों के साथ अपनी बातों को रखते हैं, और हम एक बढ़िया शानदार व्यूज देखते हैं। कुछ जगह डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कुछ जगह चीजें अलग हो सकती है, लेकिन एक बढ़िया पिक्चर क्रिएट करने में जरूर मदद मिलती है जो क्लोज टू रियल होती है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हर लिहाज से चीजें बेहतर हो, देश में स्वास्थ्य का भी जो पूरा मामला है ये ठीक हो, कोरोना की इस तकलीफ से हम जल्द से जल्द बाहर निकले, वैक्सीनेशन की प्रोसेस तेज हो, और सारी चीजें जल्द से जल्द पटरी पर आती हुई दिखे। उसमें से रियल एस्टेट भी एक है, क्योंकि ये और भी कई सेक्टर्स को अपने साथ में लेकर चलता है। जहां तक पुणे की बात है, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि बड़ा ही शानदार स्टेबल मार्केट, हमेशा इस पर नजर रहती है, और खुशी की बात यह है कि पैंडेमिक के दौरान भी इसने अपने इस कैरेक्टरिस्टिक को बना के रखा है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो देश के हर मार्केट में हुई है, तो ये भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन मोर और लेस इसने अपने आप को, अपनी उस ड्राइव को बनाया हुआ है, और एक बेहतरीन रियल एस्टेट मार्केट के तौर पे खड़ा हुआ है। जो वर्ड ऑफ कॉशन पंकज जी भी देते हैं, गेरा साहब ने भी दिया कि हाँ, आपको रेडी इन्वेंट्री की तरफ मूव करना चाहिए, आपको बढ़िया नाम की तरफ मूव करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई संशय, कोई डर ना रहे। रेरा भी आपकी मदद के लिए मौजूद है, तो उसकी वेबसाइट्स पे आपको सारी डिटेल हर प्रोजेक्ट के बारे में मिल ही जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि यहां से हम चीजों को बेहतर होता हुआ देखेंगे, और यहां से हम चीजों को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट भी कोई अपना चेंज लेकर आए, कोई इंसेंटिव फिर से देने की कोशिश करे, तो शायद एक नया कैटलिस्ट मार्केट को मिले। लेकिन बावजूद उसके लोग अहमियत समझते हैं कि घर में सेफ्टी और सुरक्षा की, जो नया माहौल है उसके अंतर्गत भी, और उन्हीं सारे डायनामिक्स को लेकर मार्केट भी रिएक्ट करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर बातचीत करने में आज बहुत कुछ अच्छा लगा, और हमें लगता है दर्शकों को भी एक बढ़िया आउटलुक मार्केट का मिल गया होगा, जो उन्हें काफी काम आएगा। और फिलहाल आप दोनों ही महानुभावों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। तो सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, जरूरत के वक्त ही घर से बाहर निकलिए, और CNBC आवाज देखते रहिए। नमस्कार।